अस्सलाम वालेकुम। यूएस हिस्ट्री की सीरीज़ का ये 4th लेक्चर है हमारा, जो है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी या फिर 7 ईयर्स वॉर वैसे कहा जाता है। ये वॉर 1754 से लेकर 1763 तक हुई। वैसे तो ये 9 ईयर्स बनते हैं, लेकिन इसको 7 ईयर्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज 1756 में एक्चुअली इंग्लैंड ने इस वार में जो है वो पार्टिसिपेट किया था। मतलब उन्होंने जो वार इनिशिएट की थी या वार के किसी भी काम में जो पार्टिसिपेशन है इंग्लैंड की तरफ से, वो 1756 में हुई थी, इसलिए इसको 7 ईयर्स वॉर कहा जाता है। ये कन्फ्लिक्ट था बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश ओवर टेरिटरी। एक्चुअली जैसे हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया कि यूरोपियन पावर्स को टेरिटरी ही चाहिए थी ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए तो वो यहाँ अमेरिका में न्यू वर्ल्ड में आए थे। तो इसी वहाँ पर भी मौजूद टेरिटरी पर दोनों के दरमियान डिस्प्यूट्स होते रहते थे। तो वो डिस्प्यूट्स जो हैं वो डिफरेंट वार्स की शक्ल इख्तियार कर गए, जिनमें से एक ये 7 ईयर्स वॉर है, लेड टू कन्फ्लिक्ट नोन एज 7 ईयर्स वॉर। फिर इससे क्या हुआ कि जो फ्रांस की पार है वो कम्प्लीटली अमेरिका से, न्यू वर्ल्ड से और यूरोप में जिस तरह से उनकी पार इंक्रीज़ हुई थी पहले से, वो ख़त्म हो गई। तो अमेरिकन इसको फ्रेंच और इंडियन वॉर भी कहते हैं, और विंस्टन चर्चिल जो कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, वो इसको फर्स्ट वर्ल्ड वार का नाम भी देते हैं, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान में थी ये वॉर इन द न्यू वर्ल्ड स्पेसिफिकली। अब हम फर्स्ट में देखेंगे कि इन वार के काजेज़ क्या थे, ये 7 ईयर्स वॉर के कॉजेज़ क्या थे। इम्पोर्टेंट है, पेपर में कभी भी इस तरह से नहीं आएगा कि राइट अ नोट ऑन 7 ईयर्स वॉर, बल्कि वो उसके कॉजेज़, उसके इम्पैक्ट, उसकी सिग्निफिकेंस, इस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है पेपर में। तो कंपटीशन है बिटवीन यूरोपियन पावर्स। फर्स्ट रीज़न जैसे पहले ही बताया कि सब चाहते थे कि हमारी पावर ज़्यादा हो, तो इंग्लैंड टेरिटरी चाहता था एक्सपैंड करने के लिए, ताकि जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि 13 कॉलोनीज़ थी, उन 13 कॉलोनीज़ से आगे एक्सपैंड करना चाहता था इंग्लैंड, तो उसको ज़्यादा टेरिटरी चाहिए थी। स्पेन को शुगर आइलैंड चाहिए थी, वहाँ तक असेस चाहिए थी। उस टाइम पे जैसे शुगर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्रॉप बन चुका था, तो हर कंट्री ये चाहता था कि हम जहाँ पर शुगर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है ईजीली, तो वहाँ तक असेस हमें मिल जाए। और फ्रेंच जो है वो अपनी ट्रेड एक्सपेंड करना चाहते थे विद इंडियंस, लोकल इंडियंस, और बाकी दूसरे लोगों के साथ भी, कॉलोनीज़ के साथ भी अपनी ट्रेड एक्सपेंड करना चाह रहे थे। तो इस वजह से जो है ये वार हुई। दूसरी रीज़न थी इम्पेरियलिज्म फॉर बिकमिंग लीडिंग पावर और टेरिटरी एसेस टू ट्रेड ऑफ यूरोप। वही कि यूरोप की लीडिंग पावर बनने के लिए और ट्रेड के लिए ये सारा का सारा हुआ। कॉलोनाइजेशन के रीजंस भी यही थे। फिर वहाँ पर जाके एब्सोल्युटली इंटरेस्ट सबके वही होने थे, अपनी अपनी कंट्री के रेलेवेंट, तो अपनी अपनी कंट्री के लिए ही उनका इम्पेरियलिज्म और ट्रेड का भी इंटरेस्ट था। तो ये इसके काजेज़ थे बेसिक के, एक तो कंपटीशन यूरोपियन पावर्स में और दूसरा इम्पेरियलिज्म। ओके, एक्चुअली ये वार कैसे स्टार्ट हुई? इंग्लिश कॉलोनीज चाहती थी कि वो वेस्ट वर्ल्ड की तरफ एक्सपैंड करें, अपनी 13 कॉलोनी से आगे जाएं, सही। तो फ्रेंच को ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने ओहायो रिवर वैली, जिससे आगे उन्होंने एक्सपैंड करना था इंग्लिश कॉलोनीज़ ने, तो उन्होंने वहाँ पर चेन ऑफ फोर्ट्स एक बिल्ड कर ली, यानी एक बड़े बड़े फोर्ट्स तमीर करने शुरू कर दिए टू हाल्ट द वेस्टवर्ड ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज़, ताकि ब्रिटिश कॉलोनीज़ की जो वेस्टवर्ड ग्रोथ है उसको स्टॉप किया जा सके। तो होपिंग टू स्टॉप द फ्रेंच, तो फ्रेंच को इस काम से रोकने के लिए, मतलब कि वो ये चेन बिल्ड ना करें और इंग्लिश कॉलोनीज़ को आगे बढ़ने से ना रोकें वेस्टवर्ड की तरफ, गवर्नर ऑफ वर्जीनिया ने एक स्मॉल मिलेशिया मतलब कि कुछ लोग जो है अपनी मिलिट्री के, उनको भेजा अंडर द कमांड ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। के वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो पहले उनके बने प्रेसिडेंट वो थे जॉर्ज वाशिंगटन, तो वो तब उस वक्त आर्मी में थे, तो उनकी कमांड में वर्जीनिया जो एक कॉलोनी है 13 कॉलोनीज में से, उसके गवर्नर ने इनको भेजा। एट फर्स्ट वार वेंट बैडली फॉर ब्रिटिश, तो स्टार्टिंग में तो ब्रिटिश के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं रही वार। उसके बाद द अल्बानी प्लान ऑफ यूनियन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब उनको लगा कि अब हमें कुछ नताइज हासिल नहीं हो रहे, ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद भी इन्वॉल्व होगी ना कॉलोनीज़ के साथ। कॉलोनीज़, जॉर्ज वाशिंगटन वॉज फ्रॉम कॉलोनीज़ के साथ मिलके ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही सारा रूल चल रहा था कॉलोनीज़ पे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि कॉलोनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया, मतलब 13 कॉलोनीज़ थी, उनके जो 13 रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको बुलाया और उनसे मिले कांग्रेस में एट अल्बानी, एक जगह का नाम है,
डेलीगेट्स देयर अडेप्टेड अ प्लान, और वहाँ पर एक प्लान बनाया जिसको अल्बानी प्लान ऑफ यूनियन कहते हैं, डैट प्रोवाइडेड एन इंटर कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड अ सिस्टम फॉर रिक्रूटिंग ट्रूप्स एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये प्लान दिया उनको कि आप एक स्पेसिफिक किस्म के टैक्सेस हमें दें, और ताकि हम आपकी ही लोगों में से ट्रूप्स में रिक्रूटमेंट कर सकें और उसके लिए आपके डिफेंस के लिए दूसरे लोगों के साथ लड़ सकें फ्रॉम द कॉलोनीज़ फॉर देयर कॉमन डिफेंस। हाउएवर इट नेवर टुक इफेक्ट, लेकिन कॉलोनीज़ के लोगों को या कॉलोनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को ये बात पसंद नहीं आई कि पहले ही हम इतने टैक्सेस देते हैं। अब वो टैक्सेस कौन से थे, कौन से एक्ट्स थे जो उन पर लगाए गए, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ अल्बानी प्लान ऑफ यूनियन का, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ जो है ये फिर ख़त्म हो गई। अब उसके बाद एंडिंग कैसे हुई इस वॉर की, ब्रिटिश विक्ट्री। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने कंसंट्रेट किया कि गवर्नमेंट मिलिट्री स्ट्रेटजी ऑन कनक्वेरिंग कनाडा, रीटुक लुइसबर्ग, क्वेबेक एंड मॉन्ट्रियल। तो ये लुइसबर्ग, क्वेबेक और मॉन्ट्रियल जो हैं ये कनाडा की तरफ के एरियाज़ हैं जो 13 कॉलोनीज़ के वेस्ट साइड पे थे। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी जो लोग यहाँ पर मिलिट्री उनकी कर रही थी सपोर्ट कॉलोनीज़ को, उनको कहा कि आप एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनाएं और कन्क्वायर करें कनाडा के एरियाज़ को, जैसे लुइसबर्ग, क्वेबेक और मॉन्ट्रियल को। तो ऐसा ही किया ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स को विक्ट्री मिल गई इस वार में, 7 ईयर्स वॉर में, आफ्टर 7 ईयर्स। तो आफ्टर दीज ब्रिटिश विक्ट्रीज यूरोपियन पावर्स ने निगोशिएट की एक पीस ट्रीटी इन 1763, जब उनको हो गए जीत के ब्रिटिश इस वार में। तो फिर तमाम यूरोपियन पावर्स ने एक ट्रीटी की, पीस ट्रीटी जिसको कहा जाता है 1763 में, ताकि जंग बंद कर दी जाए। जैसे हर वार के एंड पे होता है, जैसे वर्ल्ड वार 1 के एंड पे हुआ और 2 के एंड पे हुआ कि एक पीस ट्रीटी हुई और उसमें डिसाइड हुआ कि अब नेक्स्ट क्या होगा। तो विद दिस ट्रीटी ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड फ्रेंच पावर ऑन द कॉन्टिनेंट एंडेड। तो इस ट्रीटी के साथ, अब इस ट्रीटी में क्या था, इस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि पीस ट्रीटी इन 1763 के पॉइंट्स क्या हैं और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो इन शॉर्ट ये अभी के जो नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटिश का जो कंट्रोल है वो इंक्रीज़ हो गया, और फ्रेंच की जो पावर है वो कम्प्लीटली कॉन्टिनेंट से क्या हो गई, ख़त्म हो गई। नॉर्थ अमेरिका मतलब न्यू वर्ल्ड। ट्रीटी ऑफ पेरिस, बिकॉज ये पेरिस में हुई तो इसलिए इसको ट्रीटी ऑफ पेरिस कहते हैं। इन 1763 जब 7 ईयर्स वॉर एंड हुई तो ओहायो वैली, कनाडा एंड ऑल आइलैंड्स ऑफ सेंट लॉरेंस, न्यू फ्रांस एक्सेप्ट गल्फ ऑफ रिवर फ्रांस गिव टू ब्रिटेन, कि ये सारे एरियाज़ पहले जिन पर किसका कंट्रोल था, फ्रांस का। अब क्योंकि फ्रांस जंग में हार गया था तो इसलिए सारे के सारे उसको जो वो एरियाज़ थे वो किसको देना पड़े, इंग्लैंड को। फ्रांस रिटेन्ड फिशिंग राइट्स ऑन न्यू फाउंडलैंड, इंग्लैंड गॉट फ्लोरिडा फ्रॉम स्पेन एंड गिव क्यूबा एंड फिलीपींस टू स्पेन। इस तरफ एशिया वाली साइड पर क्यूबा और फिलीपींस में जहाँ पर कॉलोनियल रूल था इंग्लैंड का वो उन्होंने स्पेन को दे दिया, और बदले में फ्लोरिडा नॉर्थ अमेरिका से किससे ले लिया, स्पेन से। तो फ्रेंच गेव लुजियाना टू स्पेन, जो लुजियाना वाला एरिया था वो सारा का सारा फ्रेंच ने किसको दे दिया, स्पेन को देना पड़ा। तो बेसिकली इस सारी लड़ाई में जो लूजर्स थे वो कौन थे, नेटिव अमेरिकन इंडियंस जो थे, उनको कुछ भी नहीं मिला। सारा का सारा बेनिफिट और वहाँ का सारा कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, इंग्लैंड के। यूरोपियंस क्लेम्स इन नॉर्थ अमेरिका आफ्टर 1763 का ये मैप है कि ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद किस तरह से यूरोपियन पावर्स को कौन कौन सा एरिया ग्रांट किया गया आफ्टर ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। तो ये सारा मेंशन है। इसी तरह से मैप आप ड्रा कर सकते हैं कि ये कौन कौन सा एरिया है उस टाइम पे अमेरिका में, और इसी तरह ये जो शेड्स हैं इनको आप जिस तरह से ये शेड्स बने हुए हैं सारे के सारे, इनको आप स्पेसिफिकली फिर मेंशन भी करेंगे कि कैसे ये जो है ये इस लाइन को ब्रिटिश पोजेशन है बिफोर 1763। ये जो ये न्यू फ्रांस है जो सीटेड बाय फ्रांस इन 1763। उसके बाद डॉटेड लाइंस वाली टेरिटरी जो है फ्रेंच की है, जो उन्होंने किसको दे दी थी, स्पेन को। और जो ब्लैंक एरिया है वो सारी की सारी ब्रिटिश पोजेशंस हैं आफ्टर 1763 के, जो सारी की सारी उनके पास आ गए थे 1763 के बाद। पहले वहाँ पर कॉलोनिस्ट नहीं आबाद थे, लेकिन 1763 के बाद ब्रिटिशर्स उस तरफ जाते गए, ब्रिटिशर्स कॉलोनिस्ट। तो अगर मैप को देखें हम
तो देखें ये सारा एरिया मेंशन है कि किस तरह से ये न्यू स्पेन था, और ये एरिया स्पेन को मिला था फ्रॉम फ्रांस, और ये भी सारा फ्रांस ने दिया था कॉलोनिस्ट को, इंग्लिश कॉलोनिस्ट को, ये सारा का सारा एरिया। और ये भी ब्रिटिश पोजेशंस थी सिंस 1713 से ये ब्रिटिशर्स के पास था ये वाला एरिया। फिर ये मिसिसिपी रिवर, मिसूरी रिवर, और ये अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी थी जो बाद में जाके हुई। तो हम जब हिस्ट्री ऑफ अमेरिका को स्टडी करेंगे डिटेल में तो हम देखेंगे कि इस एरिया को भी किस तरह से एक्सप्लोर किया गया। और ये 13 कॉलोनीज़ थी ब्रिटेन की। ये ओहायो रिवर वैली जिसका डिस्कस किया कि जहाँ पर उन्होंने फोर्ट्स बना लिए थे फ्रांस ने ताकि वेस्टवर्ड एक्सपेंशन ना हो इन कॉलोनीज़ की। तो ये इस तरह से आप मैप को अपने पेपर में ड्रा कर सकते हैं एज इट इज़, जैसे ये यहाँ पर ड्रा किया गया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस कि इससे क्या हुआ, ये 7 ईयर्स वॉर्स का इम्पैक्ट क्या हुआ या सिग्निफिकेंस क्या हुआ हिस्ट्री पे। ओके, अनचैलेंज सप्रेमेसी इन नॉर्थ अमेरिका फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो पार है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई नॉर्थ अमेरिका में। फ्रेंच इन्फ्लुएंस कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। जो फ्रेंच का फियर था पहले कॉलोनिस्ट पर कि हम वेस्ट वर्ल्ड में किस तरह से नेक्स्ट करेंगे, ग्रो कैसे करेंगे, तो वो ख़त्म हो गया। कंपेल मदर कॉलोनी टू ग्रांट देम मोर ऑटोनॉमी, और उनको ज़्यादा पार मिल गई, ऑटोनॉमी ज़्यादा मिल गई वहाँ पर रहने की। इंग्लैंड ब्लेम्ड कॉलोनिस्ट फॉर द वार एंड इम्पोज्ड एक्सपेंसेस ऑफ वार ऑन देम विच काज वर्ल्ड वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ऐसा हुआ कि अब जो कॉलोनिस्ट थे वहाँ पर, राइट, जो कॉलोनाइजेशन कर रही थी 13 कॉलोनीज़, जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड ने उन कॉलोनीज़ को, उन कॉलोनिस्ट को ब्लेम किया कि तुम लोगों के डिफेंस के लिए हमने इतनी ज़्यादा एक्सपेंसेस खर्च किए यहाँ पर इस वार पे, तो अब आप लोगों को ये एक्सपेंसेस पे करना पड़ेंगे। और उन पर डिफरेंट किस्म के टैक्स लगाए, डिफरेंट किस्म के एक्ट्स लगाए, जिनको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो फिर इसी वजह से उन टैक्सेस से तंग आके जो है वो फिर वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, और अमेरिका जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ कॉलोनी से 13 कॉलोनी से एक पूरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बन गया। सेटअप द अमेरिकन रेवोल्यूशन। अब यही ट्रीटी ऑफ पेरिस था, इसी से अमेरिकन रेवोल्यूशन का आगाज़ हुआ कि अमेरिकन के लोगों, वहाँ के कॉलोनिस्ट को लगा कि हम ब्रिटिश के बगैर भी अपना जो है वो डिफेंस कर सकते हैं और हम खुद भी रह सकते हैं। लिबरलिज्म की जो अप्रोच है, जो थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशन में, वो ग्रे हुई। जॉन लॉक जो है वहाँ फिलोसफर थे उस टाइम पे, जिन्होंने रिनाइसेंस के टाइम पे अवेकनिंग की, इनलाइटनमेंट की थ्योरीज दी। तो उन्होंने लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का एक स्लोगन बनाया। उसके अलावा कॉलोनियल ट्रबल्स, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रबल्स राइज हुए। यानी अब लोगों ने जब मतलब खुद उनके अंदर जब उन पर टैक्सेस लगाए गए तो डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई वहाँ पर, बिकॉज सिर्फ कॉलोनिस्ट थे और इंग्लैंड था, राइट, मदर कंट्री, और कॉलोनिस्ट की जंग थी अब। ओके, इसके बाद जो है वो नेशनलिज्म राइज़ हुआ। इम्पोर्टेंट है ये भी एक थ्योरी है जो 13 कॉलोनीज़ में राइज़ हुई कि हाँ हम खुद एक कंट्री बन सकते हैं। तो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज़ चेंज हो गई कि पहले और तरह के टैक्सेस लगा रहे थे वो उन पे, अब जो है वो जैसे ही वार एंड हुई तो उनको लगा कि सारी की सारे वार के एक्सपेंसेस कॉलोनिस्ट को ही करने चाहिए। तो कॉलोनिस्ट पे उन्होंने पता नहीं कॉलोनीज़ पे किस किस तरह के टैक्सेस लगाए, जिसकी वजह से नेशनलिज्म की जो एक थ्योरी है, एक फ़िलासफ़ी है, वो बहुत ज़्यादा राइज़ हुई उस टाइम पे, और न्यू फिर अमेरिका बना। अब वो कैसे बना उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद है पॉन्टिक्स रिबेलियन। उसके बाद अब देखिए, अब ये वार तो ख़त्म हो गई। अब कॉलोनिस्ट को ये था कि अब हमें ऑटोनॉमी मिल गई है, तो अब हम वेस्टवर्ड की तरफ जाएंगे, हम आगे और आइलैंड्स पर क्रॉप्स को उगाएंगे, और हम नेक्स्ट अपनी रहने के लिए जगह और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे 13 कॉलोनी से नेक्स्ट। लेकिन जो चीफ पॉइंट था नेटिव अमेरिकन, राइट, जैसे पहली वीडियो में ही हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको माइंड में रखना है। नेटिव अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन या कॉलोनिस्ट। तो कॉलोनिस्ट वो लोग थे जो इंग्लैंड से आके वहाँ पर रहाइश बनाई, लेकिन वहाँ पर पहले से मौजूद जो लोग थे उनको नेटिव अमेरिकन कहा जाता है। तो उनका चीफ पॉइंटिक लेड अ मेजर अटैक अगेंस्ट कॉलोनियल सेटलमेंट्स। कॉलोनीज़ वेस्टवर्ड की तरफ जा रही थी तो उसने बहुत बड़ा अटैक कर दिया, बिकॉज दे वर एंगर्ड बाय ग्रोइंग वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ यूरोपियन सेटलर्स। ना सिर्फ फ्रेंच उस टाइम पे यूरोपियन इंग्लैंड से
इस चीज़ पे ख़ाइफ़ था कि वो वेस्टवर्ड की तरफ मूवमेंट करें, बल्कि जो वहाँ के नेटिव अमेरिकन्स थे वो भी नहीं चाहते थे कि और ज़्यादा मूवमेंट हो यूरोपियंस की टुवर्ड्स वेस्टवर्ड। द पॉन्टिक्स अलायंस डिस्ट्रॉयड फोर्ट्स एंड सेटलमेंट्स, उन्होंने जो फोर्ट्स बनाए थे या जो सेटलमेंट्स बनाई थी इंग्लिश ने उनको ख़त्म कर दिया। ब्रिटिश सेंट रेगुलर ट्रूप्स टू पुट डाउन द अपराइजिंग, अगेन कॉलोनीज़ नहीं बल्कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ट्रूप्स सेंड किए ताकि अपराइजिंग को क्या किया जा सके, पुट डाउन किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। अब इसका क्या ट्रीट किया गया, इसको कैसे ट्रीट किया गया? प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763 ये किया गया टू स्टेबलाइज द वेस्ट फ्रंटियर। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इशूड अ प्रोक्लेमेशन दैट प्रोहिबिटेड कॉलोनिस्ट फ्रॉम सेटलिंग वेस्ट टू prevent future hostilities, but colonists reacted with anger। अब ये प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763, अब जैसे हमने देखा कि पॉन्टिक्स रिबेलियन हुआ कि जो नेटिव अमेरिकन्स थे वो दे वर एंगर्ड बाय ग्रोइंग वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ यूरोपियन सेटलर्स। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए एक प्रोक्लेमेशन हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये इशू किया कि जो कॉलोनिस्ट हैं वो नहीं जाएंगे फ्रॉम सेटलिंग वेस्ट टू प्रिवेंट, ताकि उस तरफ को नहीं जाएंगे बल्कि 13 कॉलोनीज़ तक ही महदूद रहेंगे ताकि और ज़्यादा हॉस्टिलिटीज़ ना हो। लेकिन कॉलोनिस्ट को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, राइट। उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि हमने इतनी कुर्बानियाँ दी, हमने इतनी जंग लड़ी 7 ईयर्स तक ताकि हम लोग वेस्टवर्ड की तरफ मूव कर सकें, और अब हमें एकदम से प्रोक्लेमेट करके हमें रोक दिया जा रहा है कि हम उस तरफ को मूव नहीं कर सकते। फिर इस वजह से, इसी प्रोक्लेमेशन की वजह से फिर और नेविगेशन जो भी एक्ट्स वगैरह लगाए गए कॉलोनिस्ट पर फ्रॉम ब्रिटिशर्स, तो जो भी इनके दिलों में रिजेंटमेंट प्रोड्यूस हुई अगेंस्ट ब्रिटिशर्स कॉलोनिस्ट के दिलों में, तो उसकी वजह से कैसे वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, उसके काजेज़ क्या बने और वो किस तरह से हुई, एंड देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।